So hey everyone, hi, this is Lovely and today in this video we are going to study about speculative demand for money and we will also see the determination of rate of interest by the total supply of money and the demand for money which is the liquidity preference. इससे पहले इस वीडियो की पार्ट 1 है जिसमें मैंने कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है। 3 तरीके के मोटिव जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रिफरिंग द लिक्विडिटी वो भी मैंने डिस्कस किया है पार्ट 1 में। तो मेक श्योर आप पार्ट 1 को देखें पार्ट 2 देखने से पहले। और इस वीडियो में हम पूरी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। एंड में हम ये भी देखेंगे कि कैसे मनी सप्लाई में चेंजेस आने के कारण या डिमांड फॉर मनी में चेंजेस आने के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। उस मैकेनिज्म को भी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और आखिरी में देखेंगे लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में। इससे हमारी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। सो मेक श्योर आपने पार्ट 1 जरूर देखा हो तभी इस वीडियो को देखें। और जब थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो क्रिटिसिज्म्स ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बाय कीन्स इसकी भी मैं एक वीडियो सेपरेटली बनाऊंगी, तो आप उसे भी जरूर देखें। So now without any further ado and more information, let's start our video. Now important चीज जो हमें पढ़नी है वो है speculative demand for money। जैसा मैंने आपको समझाया, यानी कि हम अपने पास पैसा तब रखें कैश में जब हम उसे स्पेक्यूलेट करना चाहते हैं, स्पेक्यूलेशन में उसको हम यूज करना चाहते हैं। ठीक है, इसे ही आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए हम मनी डिमांड करते हैं या प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए हम मनी को डिमांड करते हैं, वो सबके सब इंटरेस्ट इनइलास्टिक होते हैं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट से उन पे कोई फर्क खास नहीं पड़ता है। लेकिन जो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी होता है दैट इज हाईली इंटरेस्ट इलास्टिक, मतलब इंटरेस्ट से और इस यानी कि इंटरेस्ट के चेंज होने की वजह से जो भी हमारी स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी होती है वो चेंज होती है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि क्या चीजें होती हैं जो कि डिपेंड करता है जिसपे कि स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या रहेगा, राइट। अब एक एक करके इसे पूरा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी जो होता है दैट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी हमारे पास कम होती है, लेस रहेगी। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने पे जो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी होती है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये इसका डिक्रीजिंग फंक्शन है। इससे हमें ये पता चलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी के बीच में एक इनवर्स का रिलेशन आता है। इनवर्स का रिलेशन मतलब एक अगर ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, एक फिर वो अगर कम होगा तो वो ज्यादा होगा। इन दोनों के बीच में एक इनवर्स का रिलेशन है। अब इस रिलेशन को हम समझते हैं ताकि हमें याद रह जाए। तो ऐसे आप समझिए, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज्यादा होगा मार्केट में, तब क्या आप अपने पास पैसे रखना चाहेंगे? नहीं। आप क्या कहेंगे कि उस पैसे को सोचेंगे हम बैंक में डाल दें ताकि हमें उसके बदले ब्याज मिल जाए। आपके अपने पास आप उसे कैश में नहीं रखेंगे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो जो डिमांड फॉर मनी है आपके हाथ में दैट विल बी कम स्पेक्यूलेशन के लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी ज्यादा फायदा मिल रहा है। वहीं पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, 2-3% है, तो आप सोचोगे कि क्या फायदा, हमें तो कुछ रिटर्न मिल नहीं रहा है खास, तो हम मनी को अपने पास रखते हैं। वी विल कीप द कैश और द कैश फॉर द स्पेक्यूलेशन इन आवर हैंड्स। तब यानी डिमांड फॉर मनी तब ज्यादा रहेगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। समझ गए आप? बस इसीलिए इनके बीच में एक इनवर्स का रिलेशन होता है। नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर कि कैसे जो बॉन्ड के प्राइसेस होते हैं, ऑब्वियसली आप जब अपने पास पैसे रखेंगे, उस पैसे को रख के क्या अचार डालेंगे? नहीं, आप उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, राइट। और हम इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? हम बॉन्ड्स खरीदते हैं, सिक्योरिटीज खरीदते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है वो चीज। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से एक लिखा हुआ है, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले शुरू कहाँ से करें? 2-3 चीजें लिखी है मैंने। मैं शुरू करना चाहूंगी इधर से, क्योंकि यहाँ से आप सब सारे रिलेशन समझ जाएंगे। जो बॉन्ड है, हम मान लेते हैं 1000 रुपीज का एक बॉन्ड है जो कि हमने गवर्नमेंट से खरीद लिया। हमने अपने 1000 रुपए यहाँ लगा दिए और हमें 4% के इंटरेस्ट पे 40 रुपया हमें मिलेगा, क्योंकि वो हमें इंटरेस्ट पे करते हैं जब भी हम अपने बॉन्ड को कहीं लगाते हैं। तो जब आपने बॉन्ड खरीद रखा है उस वक्त आपके हाथ में स्पेक्यूलेशन करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि आपने 1000 रुपए का वो बॉन्ड खरीद रखा है। 4% पे मिल रहा है आपको ब्याज और वो 40 रुपीज होगा, ठीक, क्योंकि 4% ऑफ 1000 इज 40। नाउ अगर यही जो 4% है वो बढ़ करके 5% हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ करके 5% हो जाता है, तो बॉन्ड पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो फिक्स्ड होता है कि आपको उतना ही मिलना है। लेकिन सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज कर गया है, तो जो बॉन्ड का प्राइस होगा
दैट विल फॉल। दैट विल फॉल क्यों? क्योंकि एंड में हमें मिलना चाहिए 40 रुपीज उस पर इंटरेस्ट। तो जो 1000 रुपीज का बॉन्ड था ना, अब अगर मैं जाऊंगी खरीदने, जैसे सपोज करो आपने इसको खरीद रखा था 4% इंटरेस्ट वाले टाइम पे, अब मैं जाऊंगी वही बॉन्ड खरीदने, तो मुझे उतना ही इंटरेस्ट 40 रुपीज 800 के बॉन्ड पे मिल जाएगा, यानी मैं सस्ते में बॉन्ड को खरीद लूंगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया है, बढ़ गया है, और 5% 800 का 40 होता है। तो लवली, यानी मुझे 800 में मिल गया बॉन्ड, जो कि आपने 1000 रुपीज में खरीदा था, और आपको इंटरेस्ट उतना ही मिल रहा है। तो यहाँ फायदा किसका हो रहा है? ऑब्वियसली फायदा यहाँ पे हो रहा है जिसने 800 में खरीदा है उसका, ठीक, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए देने पड़े थे। वही तो वहीं पर सेम जगह अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करता है, जैसे कि 4% से 2.5% हो गया, तो जो बॉन्ड का प्राइस होगा दैट विल इंक्रीज, एंड इंक्रीज होने की वजह से, जो भी बॉन्ड का प्राइस है इंक्रीज होने की वजह से, अब जो भी बंदा जाएगा बॉन्ड खरीदने, उसको 1600 में वही बॉन्ड, वही सिक्योरिटीज मिलेंगी, और इंटरेस्ट उसको 40 मिलेगा। ठीक है? तो अब देखो, यहाँ पे आपने देखा कि जब भी बॉन्ड के प्राइसेस फॉल किए, सॉरी, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज किया, बॉन्ड के प्राइस फॉल हुए। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल हुआ, तो बॉन्ड के प्राइसेस इंक्रीज हुए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड में भी तो एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स का रिलेशन है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, बॉन्ड्स के प्राइस फॉल करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है, तो बॉन्ड के प्राइस इंक्रीज करते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि हमें एंड में जो है अपने इंटरेस्ट को फिक्स रखना है। उनका जो इंटरेस्ट देते हैं बॉन्ड्स वाले, वो फिक्स रहता है। ठीक है? तो अब यहाँ पे फायदा कौन लेगा? फायदा वो लेगा जो बंदा 800 रुपए में बॉन्ड को खरीद ले, और जब बॉन्ड 1600 का हो जाए तो बेच दे। तो उसे कितने का फायदा होगा? 800 का फायदा होगा। क्यों? क्योंकि 800 में उसने खरीदा था और 1600 में उसने बेच दिया। ठीक है? और उसने जब खरीदा था तब उसको तो 800 में मिल गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 40, और उस पर इंटरेस्ट उसको 40 मिला था। लेकिन अब जब वो बेच रहा होगा वही सेम बॉन्ड, वो 1600 की वर्थ रखता होगा, और जो जब वो बेच देगा वापस से गवर्नमेंट को, या फिर अपने क्या बोलते हैं बॉन्ड से पैसे हटा लेगा, तो उसको 1600 रुपीज गवर्नमेंट दे देगी। तो समझ रहे हो, ऐसे लोग फायदा ले लेते हैं बॉन्ड से, सिक्योरिटी से स्पेक्यूलेट करके कि कब बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे कब घटेंगे। ठीक है? सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब भी बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज हुआ, तो 200 रुपीज यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डिक्रीज हुआ है, और यहाँ पे जो प्राइस था बॉन्ड का वो 600 इंक्रीज हो गया है, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमने चेंजेस किए हैं। अच्छा, तो इस वाली कंडीशन में जहां पर बॉन्ड के प्राइसेस डिक्रीज कर गए, जब बॉन्ड के प्राइसेस डिक्रीज कर गए उस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई था। ठीक है? इस वक्त जो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी होती है दैट इज लो, यानी इस वक्त लोग स्पेक्यूलेट करने के लिए अपने हाथ में उतना पैसा नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? क्योंकि ऑलरेडी बॉन्ड के प्राइसेस लो हैं, और लोगों को लगता है इस वक्त जब बॉन्ड के प्राइसेस सस्ते हैं तो हम बॉन्ड्स को खरीद लेते हैं, और जब बॉन्ड के प्राइसेस आगे जा करके बढ़ जाएंगे, यानी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर रहा होगा तब हम बेच देंगे। ठीक? तो इस वक्त हमारे हाथ में स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी कम रहती है, दैट आई हैव रिटन ओवर हियर। नाउ व्हेन द बॉन्ड प्राइसेस आर इंक्रीज्ड, that time the speculative demand for money is high. People are like bonds are already so expensive, why we should buy it? रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम है, तो यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो उस वक्त लोग अपने पास पैसे रखते हैं, वो कहीं और उसको इन्वेस्ट नहीं करते हैं पैसों को, द कैश इज इन देयर हैंड्स। सो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, मनी की जो डिमांड होगी स्पेक्युलेशन करने के लिए, दैट विल बी वेरी हाई इन द हैंड्स ऑफ पीपल। सो याद हो गया, जब भी बॉन्ड के प्राइसेस घट गए हैं उस वक्त स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी लो थी, और जब बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ गए तो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी हाई थी। एंड ऑल्सो प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनवर्स का रिलेशन है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये वाली पूरी चीज क्लियर हो गई। ठीक, यहाँ पे मैंने ये भी लिखा हुआ है कि जब भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं ये चीज, आई हैव टोल्ड यू ना, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल अबाउट चेंजेस द बॉन्ड प्राइसेस और द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? सो व्हेन पीपल एक्सपेक्ट कि जो प्राइसेस होते हैं बॉन्ड्स के वो शायद बढ़ जाएं, ठीक, तो वो लोग इसलिए बॉन्ड्स को खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जब बॉन्ड्स का प्राइसेस बढ़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपने खरीदा हो 800 पे, तो जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा 1600, तो बेच देना, आपको फायदा मिल जाएगा। इसीलिए जब प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स, जब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस ऑफ बॉन्ड माइट इंक्रीज, पीपल बाय बॉन्ड्स, दे बाय बॉन्ड्स। तो 800 पे आपने बॉन्ड को क्या कर लिया? खरीद लिया, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बॉन्ड का प्राइस बढ़ सकता है। इसीलिए आप इस वक्त अपने पास लिक्विड कैश कम रखोगे। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी विल बी वेरी लो विथ यू, यू विल नॉट कीप द कैश, यू विल बाय द बॉन्ड्स, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर द बॉन्ड प्राइसेस कैन increase. So when the prices of bonds will increase,
you will sell them that time, right? And on the other hand, when the prices of bonds are decreasing, sorry, you are expecting that the prices of bonds might decrease, फ्यूचर में शायद बॉन्ड के प्राइसेस कम हो जाए, तो ऐसे में आप क्या करोगे, बेच दोगे। तो अगर आप 1600 वाले केस में हो, ठीक है, यहाँ पे आपको बॉन्ड काफी मतलब अच्छे खासे स्टेज पे है कि 1600 में आपको मिल रहा है, कहाँ 1000 में भी मिल रहा था। तो जब आपको 1600 गया तो आप कहोगे कि काम करो, अब बॉन्ड के प्राइसेस आगे जाकर कम होने वाले हैं, तो वैल्यू कम हो जाएगी मेरे बॉन्ड की, तो मैं उसको सेल कर देता हूँ। तो आप बॉन्ड को सेल कर दोगे इस जगह पे और फायदा सारा ले लोगे। अगर आपने 800 में खरीदा होगा बॉन्ड का तो 800 का फायदा ले लोगे, ठीक है। एंड दिस टाइम यू विल कीप मोर लिक्विड कैश, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी विल बी हाई इन योर हैंड्स। समझ रहे हो पूरा आप ये कॉन्सेप्ट? तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई भी कुछ पूछे कि कब क्या, कब ज्यादा, कब कौन कम, तो आप बता ले जाओगे, ठीक है। तो वैसे जैसे मैंने आपको बता रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, दैट सॉरी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो भी बता दिया। प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या रिलेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। ये सब आपको क्लियर हो गया। अब जो कंक्लूजन था, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि केन्स क्या कहते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिन पर डिपेंड करता है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, मैंने बार बार रिपीट किया है। केन्स सेज दैट it is the expectations about changes in bond prices, ठीक है, or the current market rate of interest that determine the speculative demand for money, right? We have seen कि कैसे changes in the bond prices have determined the rate of interest, ठीक है, sorry, the changes in the bond prices have determined the speculative demand for money and also rate of interest के change होने की वजह से कैसे जो हम डिमांड करते हैं मनी की वो कैसे चेंज होती है, पढ़ लिया। इन्हीं की वजह से ही जो है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी विल बी चेंजिंग। इस पूरी चीज को अब हम एक अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। अलजेब्रिकली अगर हम लिखना चाहें, समझ लो जो भी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है उसको हम M2 से रिप्रेजेंट करते हैं। M2 यानी कितना मनी हम डिमांड कर रहे हैं विथ अस इन द फॉर्म ऑफ कैश फॉर स्पेक्यूलेशन, याद रखना, ना ट्रांजैक्शन ना प्रिकॉशन, फॉर स्पेक्यूलेशन मतलब आगे जाके बॉन्ड खरीदेंगे ऐसी चीजों के लिए, उसे हम M2 से अगर रिप्रेजेंट करें तो दैट विल बी फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मैं कह सकती हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा या नीचे जाएगा, सॉरी कम होगा या ऊपर जाएगा, उस हिसाब से स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इफेक्ट होता है ना। तो कैन आई राइट M2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ R, L2 मतलब फंक्शन ऑफ R, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैन आई राइट इट? ऑफ कोर्स। सो इसीलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं। मैंने वैसे अज्यूम किया था कि जो ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशंस मोटिव्स के लिए जो भी मनी डिमांड की जाती है उसको हम M1 से, दोनों को कंबाइन M1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए लिखते हैं क्योंकि दोनों ही इनकम इलास्टिक है, मतलब इनकम से उनमें चेंजेस आते हैं, इसमें इनकम से चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये इलास्टिक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये चेंज होता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। M1 अलग था और M2 अलग है। Here M2 represents speculative demand for money, which is the function of rate of interest. This is the way we will write it in algebraic form. Also, अगर geometrically आप उसको represent करना चाहें किसको, speculative demand for money, तो ये आप liquid preference curve बना सकते हैं। liquid preference curve मतलब preferring for the money, which is a downward sloping line from left to right. इसे हम कहेंगे LPC, liquidity preference curve, ठीक है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। इस एक्सिस पे मैंने स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को लिया है और जो है वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट को लिया हुआ है। तो आप देख रहे हो कि इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे फॉल कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहा है, जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है मतलब पैसा अपने पास रखने का, वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब इंटरेस्ट कम होता है, जब इंटरेस्ट कम होता है तो हम मनी को ज्यादा प्रीफर करते हैं अपने पास रखना। बस वही चीज यहाँ लिखी हुई है, कुछ है ही नहीं इसमें। ये देखिए जैसे जैसे अब मैं क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट यहाँ पे है तब लिक्विडिटी प्रेफरेंस इतनी है, मतलब इतनी ज्यादा, और इंटरेस्ट रेट जैसे इतना ज्यादा बढ़ गया तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस इतनी कम है, तब हम अपने पास रखते नहीं है, तब हम सॉरी डिमांड नहीं करते हैं मनी की, रेदर वी बाय बॉन्ड्स, वी इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स, राइट। सो ये कर्व था। अब इसी में अगर आपको याद हो, जो LPC है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यानी कि डिमांड फॉर मनी। अब डिमांड फॉर मनी पता है तो क्या हमें सप्लाई फॉर मनी पता है? दिस इज द टोटल डिमांड फॉर मनी ना, तो क्या हमें सप्लाई फॉर मनी पता है? जो टोटल मनी सप्लाई होती है दैट इज फिक्स्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज, राइट। तो मनी सप्लाई का हम कर्व क्या बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। मनी की डिमांड का यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस का कर्व तो हमने बना लिया है, तो मनी के सप्लाई का कर्व कैसा होगा? इनइलास्टिक होता है वो, तो कुछ ऐसा होगा, राइट। ये है हमारा मनी सप्लाई, ठीक। और यहाँ जहां पे भी ये दोनों मीट करते हैं, जहां पे सप्लाई ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू द डिमांड फॉर मनी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस,
वहां से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आर। इस इक्विलिब्रियम पे हमें पता चल जाएगा कि दिस ओ आर इज द इंटरेस्ट रेट दैट विल बी देयर। तो आपने देखा कैसे मनी सप्लाई और मनी डिमांड से हमने निकाला ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमारा मेन काम था, डिटर्मिनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब इसी डिटर्मिनिंग ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं, राइट, और अच्छे से पढ़ते हैं। नाउ बिफोर गोइंग लिटिल डीपर, व्हाट वी नीड टू नो इज फ्यू मोर थिंग्स। ओके, अब फ्यू मोर थिंग्स में क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो भी हमने इतनी देर से पढ़ा है उसको थोड़ा और अच्छे से समराइज करते हुए चलते हैं। हमने पढ़ा M1 क्या है, पता है आपको, M2 पता है आपको, बिल्कुल। M1 होता है डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव्स, और M2 होता है डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेक्यूलेटिव मोटिव। अगर उस M1 और M2 को कंबाइन करके लिखा जाए तो हम लिखते हैं M रिप्रेजेंट्स टोटल लिक्विड मनी डिमांड, मतलब लिक्विड मनी के लिए डिमांड हम टोटल कितनी है तो वो M से रिप्रेजेंट करेंगे, और टोटल में M1 और M2 दोनों आएंगे, है ना, तो M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M। क्लियर? Since M1 is the function of income which is Y और M2 is the function of rate of interest which is R, तो क्या हम लिख सकते हैं M is the function of income and rate of interest? Very simple, nothing too much complicated, right? जो M1 है वो एक्टिव मनी है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि हम उसको ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशंस इन सब में यूज करते हैं, जो कि होता है एक तरीके से एक्टिवनेस, ओके, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। वहीं पे जो M2 है वो पैसिव या आइडल मनी है। क्यों? क्योंकि हम उसे अपने पास रख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हाँ अब उसको लगाएंगे, अब उसको नहीं लगाएंगे, तो इसलिए वो उसको हम पैसिव या आइडल मनी कहते हैं। वेरी सिंपल। ऑल दो बार बार मैं आपको कह रही हूँ M1 M2 M1 M2 एक्टिव मनी, पैसिव मनी, बट इन रियलिटी हम M1 और M2 को, ठीक है, रियल लाइफ सिनेरियो में वाटर टाइट कंपार्टमेंट में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ट्रांजैक्शंस या प्रिकॉशंस के लिए आपको पैसे कम पड़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी वजह से, तो आप क्या करोगे? जो भी आप मनी आप स्पेकुलेशन या फिर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए रख रहे थे बॉन्ड्स के लिए, उससे पैसे निकाल करके आप अपने लिए यूज करोगे, उसको करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि ट्रांजैक्शन में चाहिए आपको, तो यहाँ पे मनी ट्रांसफर हुआ। तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा मनी सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए है लोगों के पास, या कौन सा मनी सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशंस के लिए है, या कौन सा मनी सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए। दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, ओके, और ये आपस में मिक्स्ड भी रहते हैं, बट रेफरेंस के लिए थ्योरी बनाने के लिए हमने इनको M1 M2 से रिप्रेजेंट किया है। समझ में आ गया? गॉट। अब ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम्स में नहीं आएगी, बट आपको जानना जरूरी है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। मेन पॉइंट पे भी आते हैं, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस उससे पहले थोड़ा सा आप जान लें, प्रोफेसर हैबरलर या हाबरलर, जो भी आप कहना चाहो, प्रोफेसर हैबरलर, इन्होंने डिस्टिंग्विश किया है लिक्विडिटी प्रेफरेंस को। कहा है इन्होंने कि जो भी कीन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस दी है उसको हम नैरोअर सेंस में यूज करते हैं और वाइडर सेंस में यूज करते हैं। नैरोअर से हमारा मतलब है छोटे सेंस में, यानी कि जब भी कोई इंसान लिक्विडिटी प्रेफरेंस कह रहा है उसका मतलब ये नहीं हमेशा एक ही चीज को नहीं रिफर कर रहा है। समटाइम्स दैट पर्सन माइट बी टॉकिंग अबाउट द नैरो सेंस, और समटाइम्स दैट पर्सन माइट बी टॉकिंग अबाउट द वाइडर सेंस। नैरो सेंस में होता है डिमांड फॉर आइडल बैलेंसेस। जब हम बात करते हैं स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी की, यानी कि वो हो गया हमारे लिए नैरो सेंस। और जब हम बात करते हैं टोटल लिक्विडिटी डिमांड की, वो भी तो एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस होता है, तो हम बात करते हैं वाइडर सेंस में। ये एक्चुअली इन्होंने डिस्टिंग्विश इसलिए किया क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट यू मीन बाय लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तो आप कहोगे आई थिंक लिक्विडिटी प्रेफरेंस मीन्स द डिमांड फॉर मनी और टू होल्ड कैश लिक्विड एसेट्स फॉर स्पेकुलेशन। बट देन आई विल से ओके, स्पेकुलेशन के लिए तो ठीक है, तो क्या ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग डिमांड नहीं करते हैं या प्रिकॉशंस के लिए? तो यू विल से कि हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो मैंने कहा फिर तो ये भी हुआ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तो आप कहोगे हाँ, तो दोनों चीज यहाँ पे आ जा रही है ना। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहने का मतलब है कि पैसे की प्रेफरेंस, यानी कि लिक्विड एसेट्स की प्रेफरेंस, एज सिंपल एज दैट। सो हाउ कैन आई डिस्टिंग्विश कौन सी वाली की मैं बात कर रही हूँ? तो उन्होंने कहा है कि हाँ, जनरल लाइफ में जनरली हम नैरो सेंस में या वाइडर सेंस में लिक्विडिटी प्रेफरेंस को डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम M2 यानी कि आइडल बैलेंसेस की बात तब करते हैं जब हम नैरो सेंस में बात कर रहे होते हैं, और जब हम वाइडर सेंस में बात कर रहे होते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस से, तब हमारा मतलब होता है टोटल लिक्विडिटी
टोटल लिक्विडिटी डिमांड, यानी कि टोटल कितना है, जो कि होगा M1 प्लस M2, राइट, M1 प्लस M2, गॉट इट। अच्छा, हम नैरो सेंस में बात कब करते हैं आइडल बैलेंसेस की? हम बात करते हैं जब एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे अगर काफी लो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, सॉरी काफी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो चल रहा होता है, तब जब हम जिस लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात कर रहे होते हैं ना, वो होता है M2 या आइडल बैलेंसेस, और तब हम नैरो सेंस में बात कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारा मेन कंसर्न किस पे जाता है कि वेदर पीपल आर बाइंग द बॉन्ड्स और नॉट, वेदर पीपल आर स्पेक्यूलेटिंग और नॉट। तो उस वक्त हम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम M2 की बात कर रहे होते हैं। वहीं पर जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है इकोनॉमी में, देन वी आर टॉकिंग अबाउट the whole liquidity preference, total liquidity demand, right, which is M1 plus M2. So at high rate of interest, by liquidity preference we will mean total liquidity demand, ठीक, जो कि होगा वाइडर सेंस में। तो वाइडर सेंस में हम बेसिकली तभी बात करेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है, क्योंकि उस वक्त हम सब कुछ देख रहे होते हैं कि अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सॉरी कितना बॉन्ड्स खरीदा जा रहा है, सिक्योरिटीज में कितना खरीदा जा रहा है, नहीं खरीदा जा रहा है, लोग कितना रख रहे हैं उस वक्त पैसे अपने पास, ट्रांजैक्शंस में प्रिकॉशंस में कितना रखा जा रहा है। तो वो हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, हमारा मेन कंसर्न दोनों चीजें होती हैं, M1 प्लस M2, और M2 केवल और केवल नैरो सेंस में बात करते हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। गॉट इट, क्लियर? तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस समझ गए होंगे आप, ठीक है। सो दिस वाज अ बिट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बट आई थिंक मुझे बताना जरूरी था, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपना फाइनली थ्योरी को कंक्लूड करने में, जिसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन करना है। एग्जाम्स में ये आता है, दे विल आस्क कि हाँ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको बताना होगा, और कुछ उसमें चेंजेस होते हैं, वो सारे चेंजेस हम देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व बताया, आपको मैंने बताया ना डिमांड एंड सप्लाई कर्व मनी का, और कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन वहां पे स्टैब्लिश होती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो पहला ग्राफ है, इसमें मैंने एक्स एक्सिस यानी कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पे स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी को रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस या फिर वर्टिकल एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया है। वेरी सिंपल, आप देख सकते होंगे कि कैसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व LPC बना हुआ है, कैसे जो मॉनेटरी अथॉरिटीज होती है उन्होंने QM लेवल ऑफ वो है मनी सप्लाई है उसको फिक्स करके रखा हुआ है, और ई इक्विलिब्रियम पे OR रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, एंड वी नो कि अच्छा ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइन। बट अगर डिसइक्विलिब्रियम आता है, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो कैसे मैकेनिज्म काम करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाए, और क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा वो देखिए। सपोज करिए एट E1 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्यों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है ऑफ मनी एंड सप्लाई है ऑफ मनी फॉर स्पेक्युलेटिव डिमांड, ठीक है, वो इक्वल नहीं है एट E1 पॉइंट। कैसे नहीं है? यहाँ पे जो सप्लाई है मनी की वो है OM, राइट, और जो डिमांड है मनी की फॉर स्पेक्यूलेशन या स्पेक्युलेटिव मोटिव वो है OM1। तो OM1 जो है दैट इज लेस, सो सप्लाई ऑफ मनी OM is greater than OM1 which is demand for money. Supply of money is greater than demand for money. और E1 हमारा दूसरा इक्विलिब्रियम पोजीशन है जो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ऐसे में क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्लाइन, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन करके E पॉइंट पे आएगा और वापस से इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। और इसको अगर आप दिमाग से समझना चाहें तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है कि मार्केट में डिमांड फॉर मनी कम हो रही है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं मनी की। इसका मतलब है लोग भाई बहुत पैसे बैंक में लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, यानी कि लोगों के हाथ में स्पेकुलेशन करने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा लोग पैसे अपने हाथ में ले लेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। इतना इसका मतलब ये नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत फॉल कर जाएगा, बट इक्विलिब्रियम पोजिशन पे आ जाएगा, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होनी चाहिए इकोनॉमी में, ठीक है। तो E1 से वापस हम E पे आ जाएंगे। So if the supply of money is greater than the demand for money, rate of interest will decline to reach equilibrium E. Got it? Similarly, अगर हमारा दूसरा हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, E2 पॉइंट ले लो। E2 पॉइंट पे क्या हो रहा है आप देखो, यहाँ पे जो OM2 है यानी कि स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ मनी, है कि नहीं है? सप्लाई ऑफ मनी यहाँ पे तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ कि सब, अच्छा यही चेंज कर देती हूँ, जो सप्लाई ऑफ मनी है
वो कम है और डिमांड फॉर मनी इज OM2, इट इज ग्रेटर। OM2 डिमांड फॉर मनी ज्यादा है। ऐसे में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया है, OR2 हो गया है ना, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा OR2 हो गया है, ठीक है, एट E2 पॉइंट विच इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे में अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को वापस से इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज टू रीच इक्विलिब्रियम E, और वो है OR2 से वापस OR आ जाएगा। इससे पहले OR1 था और OR1 से R पे आ गया, अब OR2 हो गया तो OR2 से वापस OR पे चला जाएगा और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस से एस्टैब्लिश हो जाएगा। गॉट इट? वेरी 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 इजी। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब ठीक है, आपने कहा कि अच्छा LPC में ऊपर नीचे तो हमने देख लिया, अगर जो मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं वो मनी सप्लाई को ही बढ़ाए या घटाए तब क्या होगा, वो भी सिचुएशन देख लेते हैं। फिर से हमने यहाँ पे सेम ग्राफ बनाया है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है। सेम इक्विलिब्रियम E था जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट OR था और OM था स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, और सप्लाई भी उतनी ही है इक्विलिब्रियम में। जैसे ही QM से मॉनेटरी अथॉरिटीज ने सप्लाई को बढ़ाया और Q2M2 कर दिया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें नया इक्विलिब्रियम मिलता है LPC पे इंटरसेक्ट करता हुआ E2, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है R2, यानी कि OR2 नया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि E2 पे सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर दिया है हमने OM2 पे, लेकिन LPC यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस का सेम है, उसको चेंज नहीं किया है। ऐसे केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, वो फॉल कर जाएगा, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी आपने बढ़ा दी है। ये देखो E से E2 कर दी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है देखो क्या कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर गया, R से R2 पे आ गया, यानी कि OR2 नया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो अगर ऐसा करेंगे आप, सप्लाई ऑफ मनी मॉनेटरी अथॉरिटीज बढ़ा देती हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर जाता है, ठीक है, और उसको अगर इक्विलिब्रियम पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। बट सिचुएशन ये होगी कि फॉल कर जाएगा, ठीक। अब कोई कहेगा कि अच्छा थोड़ा और बढ़ा देते हैं हम मनी सप्लाई को मॉनेटरी अथॉरिटीज के द्वारा, तो मैंने कहा ठीक है बढ़ा दो। तो फिर हमने Q3M3 ले लिया और बढ़ा दिया। लेकिन एक चीज नोटिस की हमने कि और बढ़ने के बाद ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो घटा नहीं, उसको तो और फॉल करना चाहिए था ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल ही नहीं किया, इसमें लिखा है मैंने, बट एनी फर्दर इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? रेट ऑफ इंटरेस्ट अब उतना ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना लो आ चुके हो ना आप, और कितना लो जाओगे, जब 2 या 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया उससे नीचे इंसान कहाँ जाएगा, जीरो थोड़े हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो तो हो ही गया। 2% क्या होता है, कुछ नहीं होता है। 3% क्या होता है, कुछ नहीं होता है। So any further increase in the supply of money has no effect on the rate of interest because LPC is perfectly elastic at R2 rate of interest. यहाँ पे आपको समझना ये है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मॉनेटरी अथॉरिटीज कितना भी मनी सप्लाई बढ़ाती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल नहीं करेगा। क्यों नहीं फॉल करेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत फॉल कर चुका है, और यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप क्रिएट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। दिस इज कीन्स लिक्विडिटी ट्रैप। यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप हो गया। लिक्विडिटी ट्रैप मतलब पीपल विल डिमांड कि हम इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमें पैसे कहीं नहीं रखने, हमें अपने पास रखना, अपने हाथ में रखना है। वी आर गोइंग टू होल्ड द लिक्विड एसेट्स। सब अपने पास लिक्विड एसेट्स को होल्ड करना चाहते हैं, इसलिए पूरी इकोनॉमी ट्रैप होगी। अगर आप लिक्विड एसेट्स को अपने पास होल्ड करोगे, उसको बॉन्ड्स नहीं खरीदोगे, उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे, what will happen? Economy will suffer, right? So it is a kind of trap. People are not willing to give their money. They are trying to hold the liquid assets. इसीलिए ये एक ट्रैप हो गया सब के सब, क्योंकि सबको लग रहा है कि आगे जाकर के तो और डिप्रेशन आ सकता है, आगे जाकर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, रिटर्न नहीं मिल रहा है, हम नहीं करने वाले हैं, क्या बोलते हैं, पैसों को कहीं और नहीं लगाने वाले, अपने पास ही रखेंगे। वी विल होल्ड द लिक्विड एसेट्स। इसीलिए ये जो कर्व है LPC का, इस पॉइंट पे आकर के ऐसे हो जाता है, ये एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कर्व। इनइलास्टिक नहीं, इनइलास्टिक तो आई होता है ना, परफेक्टली इलास्टिक कर्व बन गया LPC का एट दिस पॉइंट। तो कितना भी आप बढ़ा दो, क्या बोलते हैं वो, सप्लाई ऑफ मनी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फॉल करेगा ही नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरीके से कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो
फेल हो रही है ना, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। अब लिक्विडिटी ट्रैप आ गया तो अब क्या करोगे आप लोगों को लिक्विडिटी ट्रैप से निकालने के लिए? पीपल आर कीपिंग द मनी विद देम, सो द होल इकोनॉमी इज ट्रैप्ड। सो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनइफेक्टिव हो गई है व्हेन लिक्विडिटी ट्रैप इज क्रिएटेड। ओके, सो एलपीसी परफेक्टली इलास्टिक है। R2 पॉइंट पे कितना भी आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट फॉल एंड ऑल्सो अ सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप इज क्रिएटेड ओवर देयर। ठीक, तो ये एक सीन था जो आपको समझना था। वैसे ही एक और भी केस आप देख सकते हो, Q से Q1 पे मैंने दिखाया नहीं है वो, जैसे QM था, अगर Q1 M1 जाता है तो भी वही सेम चीज होती है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिक्रीज करा था तो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, कुछ नहीं है, लेफ्ट राइट करके आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे हम देखते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। फिर मैंने वहां पे रिप्रेजेंट किया है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया है। वहां पे हो रहा है, वहां पे क्या चेंज कर रही हूँ मैं, यहाँ पे हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व पे अप डाउन किया, फिर यहाँ पे हमने मनी सप्लाई को बढ़ा के देखा, यहाँ पे हम मनी सप्लाई को वैसे ही रख रहे हैं, बढ़ा क्या रहे हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व को ही चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, इफ इन सम वे जो डिमांड फॉर मनी है वो इंक्रीज करती है और जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है वो शिफ्ट करता है अपवर्ड्स, और सप्लाई ऑफ मनी जो है हमारी वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज करता है। ठीक है, वी कैन सी दैट QM इज द सप्लाई ऑफ मनी। ठीक, एलपीसी में जो पहला वाला कर्व है E1 पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, OR हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और QM जो है वो सप्लाई ऑफ मनी थी और E पे इंटरसेक्ट कर रहा था। हमने क्या किया, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व को ऊपर शिफ्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि डिमांड फॉर मनी ही इंक्रीज कर गई है पूरी इकोनॉमी में, तो फिर कर्व भी चेंज कर जाएगा। जब पूरी टोटल ही डिमांड चेंज कर गई है तो कर्व भी ऊपर हो जाएगा, तो कर्व भी हमने ऊपर कर दिया लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। तो अब देखो, नया इक्विलिब्रियम बना E1, बिल्कुल, नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आया OR1, बिल्कुल। सो नया हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला और नया इक्विलिब्रियम मिला, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या किया है, राइज कर गया। अगर ऑब्वियसली राइज करेगा क्योंकि कर्व ऊपर गया तो ऊपर इंटरसेक्ट होगा, वेरी सिंपल, कुछ नहीं था उसमें। सो एलपीसी अगर ऊपर शिफ्ट होता है, एग्जाम में आता है तो लिख दोगे ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल राइज। ना वैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, सप्लाई ऑफ मनी यहाँ इंक्रीज कर दिया गया था, एलपीसी सेम रखा गया था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर गया। ठीक है, कुछ नहीं था। पूछेंगे अगर सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज किया जाता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगा, अगर एलपीसी सेम है तो आप कहोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा। देख लो कब में फॉल करेगा कि नहीं करेगा। जैसे सप्लाई ऑफ मनी आगे बढ़ी, सॉरी QM से Q2 M2 गई तो क्या हो गया, E से E2 नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आई, OR से OR2 नया रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिला। सिंपल, वेरी सिंपल, सब कुछ क्लियर है। थ्योरी खत्म होने से पहले एक और चीज मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व जो है उसको भी इंक्रीज किया जाए, जो कि यहाँ पे हुआ है, और साइमल्टेनियसली उसी प्रोपोर्शन में मनी सप्लाई को भी इंक्रीज किया जाए, तब क्या होगा, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? सोचो सोचो, सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तब क्या होगा। तब होगा ये कि कुछ नहीं होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं चेंज करेगा? क्योंकि लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या हुआ, इंक्रीज किया, लोग ज्यादा लिक्विडिटी को डिमांड कर रहे हैं, बट सप्लाई ऑफ मनी भी तो इंक्रीज कर गई, यानी सप्लाई ऑफ मनी भी ज्यादा बढ़ गई, तो वापस से बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट चेंज। हाँ, एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगी, डिमांड भी बढ़ गई है और सप्लाई भी बढ़ गई है, वो अमाउंट बढ़ जाएंगे, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा if liquidity preference and supply of money increases in the same proportion। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम बनाते हैं कि QM से अगर Q1 M1 सेम प्रोपोर्शन में मैंने इंक्रीज किया सप्लाई ऑफ मनी और एलपीसी भी इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा नया इक्विलिब्रियम E2। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है, OR ही तो है, ये देखिए OR ही तो है, बस एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई है, क्योंकि यहाँ पर सेम प्रोपोर्शन में दोनों ही चीजें इंक्रीज की हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो सारे केसेस देख लिए, मुझे नहीं लगता कोई केस रह गया है। आपको पता चल जाएगा कब क्या बढ़ने से, कब क्या घटने से क्या होगा और कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल या इंक्रीज करेगा।
आई होप सब कुछ क्लियर है। मुझे तो लगता है सब क्लियर होगा, कुछ मैंने छोड़ा नहीं है। सो ये थी हमारी पूरी थ्योरी जो कि कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। पार्ट 2 हमारा कंप्लीट होता है और थ्योरी भी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके क्रिटिसिज्म्स जो कि पार्ट 3 में मैं बनाऊंगी। मेक श्योर आप पार्ट 3 को जरूर देखें, तभी होलसम में आप पूरी थ्योरी को समझ पाएंगे। टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।